क्या आप जानते हैं कि साल 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तो पाकिस्तान हमसे कहीं ज्यादा आगे था? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट पर बात कर रहा हूं। क्योंकि साल 1960 से लेकर 1980 के बीच में पाकिस्तान की गाड़ी हमसे तेज भाग रही थी। पाकिस्तान में काम धंधा सबके पास था और वहां पर बेकारी हिंदुस्तान से कम थी। इनफैक्ट हमारे नौजवान नौकरी ढूंढते फिर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 70 के दशक में पाकिस्तान का आदमी हिंदुस्तान के आदमी से 5 साल ज्यादा जी रहा था। साल 2010 के दशक में बिजली पाकिस्तान के घरों में ज्यादा जलती थी। और तो और दुनिया के बाकी मुल्क जब पैसा लगाते थे तो वो हमसे पहले पाकिस्तान को चुनते थे। आपको यह बात शायद हिला सकती है कि साल 1960 से 2008 के बीच में जो 49 साल थे उसमें 35 साल पाकिस्तान का आदमी हिंदुस्तान के आदमी से ज्यादा पैसा कमा रहा था। हां जी, और जब हम और वो बराबर भी थे तब भी दोनों भाइयों की पगार में बस चाय पानी जितना ही फर्क था। हालांकि आज कहानी बदल चुकी है। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आजाद है। आज हमारे आदमी की जेब में पाकिस्तान के आदमी से लगभग 250 गुना ज्यादा पैसा है। हमारी अर्थव्यवस्था उनसे पूरे 10 गुना बड़ी है और प्रति व्यक्ति की कमाई में हिंदुस्तान के 33 में से 31 राज्य पाकिस्तान से आगे निकल चुके हैं। इनफैक्ट हमारा अकेला महाराष्ट्र वो पूरी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर भारी हो गया है। आज हिंदुस्तान की तिजोरी में पाकिस्तान से 30 गुना ज्यादा डॉलर रखा है। पाकिस्तान का पासपोर्ट आज दुनिया का चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट के नीचे सिर्फ सीरिया, इराक, अफगानिस्तान जैसे देश आते हैं। लेकिन आज आजादी के मौके पर सवाल यह नहीं है कि हम आगे क्यों हैं। सवाल यह है कि जो 50 साल आगे हमसे दौड़ रहा था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान हमसे पीछे कैसे रह गया। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको बंटवारे के दौर में जाना है। We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, जब जिन्ना ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग कर दिया था, उस दिन जब घर बटा तो 921 कारखानों में से पाकिस्तान को सिर्फ 34 मिले। पाकिस्तान में बैंकिंग का ढांचा तो लगभग शून्य हो गया था। मतलब खेत पाकिस्तान के पास रह गए थे लेकिन चक्की हमारे पास आई थी। गेहूं उधर था, आटा हमारे पास था। पाकिस्तान को फौज में भी हिस्सा छोटा मिला। 4 लाख फौजियों में सिर्फ 1,40,000। और शायद यही डर पाकिस्तान के दिल में डर पैदा कर गया। पाकिस्तान को लगा कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और इसी डर में पाकिस्तान ने अगले 12 सालों तक अपनी आधी कमाई फौज पर खर्च कर दी। घर का चूल्हा ठंडा, पहरेदार मोटे, और वही पहरेदार जिसे आप पाकिस्तान की फौज कहते हो वो पाकिस्तान के दुश्मन बन गए। क्योंकि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की मालिक बन गई, तख्ता पलट करने लगी, डेमोक्रेसी का कत्ल होने लगा और फिर धीरे धीरे पाकिस्तान उस जगह पर पहुंचा जहां आज हुआ है। हिंदुस्तान की कहानी अलग थी। हमने 3 साल में घर का कायदा कानून लिखा, 9 साल उन्हें लग गए थे और 9वां साल आते आते वोट नहीं पड़े, फौज कुर्सी पर चढ़ गई। और आज ये पूरा किस्सा हम आपको सुनाने वाले हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो एक रात में आजाद हुए थे वो अलग अलग कैसे बढ़े, आज इतना फासला क्यों है, हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में किसको क्या मिला, दोनों की राहें कहां जुदा हुई, पाकिस्तान में फौज कैसे मालिक बन गई और खैरात के डॉलर ने कैसे उनको बिगाड़ दिया, क्यों पाकिस्तान का मुल्क दोबारा टूटा और आज पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने कहां खड़ा है, और आखिर में वो बात जो हर हिंदुस्तानी के मन में कभी ना कभी आई कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं बंटते तो आज कैसा होता। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आप सभी को जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत बहुत खास पाक मौका है और अगर आप हमें हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या दुनिया के किसी भी मुल्क से देख रहे हैं तो आज बंटवारे का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। वैसे जब हमने अपने संस्थान की शुरुआत की थी तो ये पहला वीडियो था जो हमने बनाया था 15 अगस्त साल 2023, जिस दिन हम भी आज़ाद हुए थे। आज तक चैनल को छोड़कर हमने अपने चैनल की शुरुआत की थी। इसलिए आज
हम आपको बंटवारे की कहानी सुनाने वाले हैं। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा। आप दुनिया किसी मुल्क में हो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में और आपकी स्क्रीन पर स्कैनर के जरिए लगा दिया है। आप जुड़ेंगे, हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आप तक बहुत सारे वीडियोस पहुंचाएंगे जो इमोशंस पर नहीं, फैक्ट पर बेस्ड होंगे। और आज फैक्ट पे ही कहानी इस बंटवारे में हिंदुस्तान पाकिस्तान को क्या मिला, सबसे पहले समझते हैं। तो जमीन और आबादी में पाकिस्तान को छोटा हिस्सा मिला, लेकिन असली चोट पाकिस्तान को बंटवारे में कारखाने और बैंकों में लगी। ब्रिटिश हिंदुस्तान के करीब 18% आबादी पाकिस्तान गई और 82% आबादी भारत में रह गई। खेती वाली जमीन का 16% हिस्सा जो था वो पाकिस्तान चला गया, 84% हिस्सा हिंदुस्तान में रहा। अब कोई कहेगा कि भाई छोटे मुल्क को छोटा हिस्सा मिला, इसमें परेशान होने वाली बात क्या है, इसमें रोने धोने वाली बात क्या है? तो आप गहराई में उतरिए। जो जमीन पाकिस्तान को मिली वो सोना उगलने वाली जमीन थी, पंजाब और सिंध की नहरों वाली जमीन, जहां अंग्रेजों ने दुनिया का सबसे बड़ा नहरी जाल बिछाया था, जहां पानी की कमी नहीं थी। यानी पाकिस्तान को बढ़िया खेत मिले। पर अब वही बात जो हमने शुरू में कही थी, खेत मिला लेकिन चक्की नहीं मिली, क्योंकि पूरे ब्रिटिश हिंदुस्तान में 921 बड़े कारखाने गिने जा रहे थे और पाकिस्तान के हिस्से आए सिर्फ 34, यानी हर 100 में 4 भी नहीं पाकिस्तान को मिले। जूट के, कागज के, लोहे के, इस्पात के सारे बड़े कारखाने जब बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान के पास रह गए और मशीन चलाने वाले हाथ जो थे कारखानों के 93% मजदूर और कारीगर वो भी हिंदुस्तान ही रह गए। अब इसका मतलब समझिए आप, किसान की नजर समझाते हैं, शायद आपको आसानी हो जाए। पूर्वी पाकिस्तान के खेतों में दुनिया का सबसे बढ़िया जूट उगता था, पर उस जूट का 70% माल कोलकाता की मिलों में जाकर बोरा टाट बनता था। पंजाब और सिंध के खेतों में कपास होता था और वो कपास बॉम्बे, कानपुर, अहमदाबाद की मिलों में जाकर कपड़ा बन जाया करता था। पूर्वी बंगाल के जंगलों का बांस कोलकाता की कागज मिलों में जाया करता था। तो जब 14-15 अगस्त की रात को सरहद खींची गई और किसान उस पार रह गया, मिल इस पार, तो गेहूं उधर चला गया, आटा इधर आ गया। पहले जो माल बेरोक टोक इधर से उधर जा रहा था, अब उसके रास्ते में सरहद आ गई थी, क्योंकि बंटवारा हुआ था और नतीजा दोनों तरफ ने भुगता। पाकिस्तान के बाजारों में बना बनाया सामान, कपड़ा, चीनी, कागज, कोयला, इन सब की किल्लत हो गई और इधर हमारी मिलों का एक बड़ा ग्राहक हाथ से निकल गया। पर लंबी दौड़ में ज्यादा नुकसान उसका हुआ जिसके पास सिर्फ कच्चा माल था, क्योंकि मंडी का पुराना नियम है, गेहूं बेचने वाला मजदूरी कमाता है और आटा बेचने वाला मुनाफा, और ये हिंदुस्तान के फेवर में गया। बैंकों का हाल तो पाकिस्तान के लिए और बुरा था। बंटवारे से पहले बैंकों के धंधे में ज्यादातर हिंदू और सिख कारोबारी थे। यहां तक कि मुसलमान बहुल इलाकों में भी बैंक का मुनीम मालिक अक्सर हिंदू हुआ करता था। माहौल जब बिगड़ा तो बंटवारे से पहले ही ज्यादातर बैंकों ने अपने दफ्तर उठाकर दिल्ली और भारतीय पंजाब की तरफ रुख कर लिया। नतीजा क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के हाथ बैंकिंग का ढांचा लगभग शून्य लगा, जीरो। गिनती के बैंक और गिनती की शाखाएं बची। रिपोर्ट की माने तो हजारों शाखाओं में से बमुश्किल से 500-600 उधर बची थी। अब आप सोचिए, एक नया मुल्क बनता है, करोड़ों लोग होते हैं, पैसा रखने उधार देने वाली दुकान पूरी तरह से बंद हो जाती है और यहीं से निकलता है वो किस्सा जो शायद आपने आधा अधूरा सुना हो, 55 करोड़ वाला किस्सा। बंटवारे में यह तय हुआ था कि अनबटे हिंदुस्तान के खजाने में जो करीब 400 करोड़ रुपए फंसे हैं, उसमें से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे। 20 करोड़ तो 15 अगस्त को ही दे दिए गए, बाकी बचे 55 करोड़ पर बात अटक गई थी। अब क्यों अटकी थी? क्योंकि इतने में कश्मीर में लड़ाई छिड़ गई थी और नेहरू और पटेल का यह मानना था कि अगर पाकिस्तान को हम ये पैसा देते हैं तो पाकिस्तान इस पैसे को हथियार में तब्दील करके कश्मीर में हमारे सीने पर तान देगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर आज भी यही नजरिया रखता है कि दुनिया में जब भी कोई मुल्क पाकिस्तान को पैसा देता है या उसे FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया जाता है, तो हिंदुस्तान ये कहता है कि आप इनके लोगों को लेकर पैसा दे रहे हैं, इनके लोगों पर तरस खा रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि पाकिस्तान चलाने वाली फौज है, वो पैसे का इस्तेमाल फौज कर पाती है, आम पाकिस्तानी नहीं। और यही बात पटेल ने जनवरी 1948 में सार्वजनिक तौर पर कही थी कि जब तक सारे झगड़े निपट नहीं जाते एक थैला भी नहीं जाएगा। RBI के गवर्नर ने सरकार को चिट्ठी लिखी कि करार के हिसाब से पैसा देना बनता है। जवाब आया कि फिलहाल सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। और फिर इस कहानी में गांधी जी की एंट्री हो गई।
जनवरी 1948 में गांधी जी अनशन पर बैठे। माना जाता है कि उनके अनशन की वजह में यह वादे का पैसा था। हालांकि इतिहासकार आज तक इस पर तर्क करते हैं, बहस करते हैं, पर इतना पक्का है कि अनशन के दौरान ही सरकार झुकी और यह पैसा पाकिस्तान चला गया। इसके ठीक कुछ दिन बाद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी और अदालत में अपने बयान में इस 55 करोड़ का जिक्र करके अपनी नाराजगी की प्रमुख वजह बताया था। तो कई इतिहासकार यह मानते हैं कि भारत पाकिस्तान की तल्खी की पहली बड़ी गांठ इसी 55 करोड़ रुपए की वजह से हुई थी। अब यह बहस का विषय है और सिर्फ इस एक किस्से पर कभी हम आपके लिए पूरा एपिसोड बनाएंगे, आपको विस्तार समझाएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि घर बटा तो बर्तन ही नहीं बटे, दिल भी बटे, और इस बंटवारे की सबसे बड़ी कीमत कागजों में नहीं इंसानों में चुकाई गई। अनुमान है कि करीब 1.25 करोड़ लोग रातों रात घर छोड़कर इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आ गए और लाखों लोग कभी पहुंचे ही नहीं। जो पहुंचे उनकी तीसरी पीढ़ी आज भी दादी नानी से लाहौर, कराची और ढाका के किस्से सुनती है। और हिंदुस्तान में ऐसे सैकड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनके दादा दादी किस्से सुनाते रहते हैं। खैर, वापस लौटते मुद्दे पर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज जिस मोड़ पर है, इसमें सबसे बड़ी वजह थी हिंदुस्तान की दूरदर्शी सोच। भारत का संविधान 3 साल में लिखा गया, पाकिस्तान का 9 साल में, और जब आया तब तक फौज आ गई थी। भारत में कोई एक इतना बड़ा नहीं था कि सबको दबा ले, इसलिए सबकी सुनकर कायदा जल्दी बन गया। पाकिस्तान में एक तरफ गिनती ज्यादा थी और दूसरी तरफ ताकत, इसलिए कायदा भी 9 साल तक लटका रहा। भारत ने अपनी आजादी के 3 साल के अंदर संविधान लिखा। 26 जनवरी साल 1950 को इसे लागू कर दिया गया और 1951-52 में अपना पहला आम चुनाव भी करवा दिया, जिसमें हर बालिग को, हर महिला को वोट देने का अधिकार मिल गया, चाहे अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, मर्द हो, औरत हो। उस जमाने में यह बात दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को पागलपन लगती थी कि जिस मुल्क में 80% लोग अनपढ़ हो वहां हर आदमी वोट दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने किया और इसकी वजह से हमें फायदा हुआ। हमारी जिस चीज को लोग पागलपन कह रहे थे वो हमारी सबसे बड़ी समझदारी निकली। उधर पाकिस्तान की गाड़ी पहले ही मोड़ पर फंस गई। वजह उसकी बनावट में थी। पाकिस्तान बना तो उसके 2 टुकड़े हुए, एक पूर्वी एक पश्चिमी, और दोनों के बीच 1,500 किलोमीटर का हिंदुस्तान। साल 1951 की गिनती में पाकिस्तान के करीब 55% लोग बंगाली निकले, यानी आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो था वो पूर्वी टुकड़ों में था, लेकिन सत्ता की चाबी वो इधर पश्चिमी टुकड़े में। सरकारी दफ्तरों की बड़ी कुर्सियों पर मुहाजिर बैठे थे। अब मुहाजिर, आसान शब्दों में समझाएं, मुहाजिर उन्हें कहते हैं जो बंटवारे के वक्त हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे। जिन्ना भी उन्हीं में थे और फौज पंजाबियों के हाथ में थी। अब आप सोचिए पाकिस्तान किस प्रकार का बना। पाकिस्तान वो मुल्क जो गिनती में बंगाली ज्यादा थे, लेकिन ताकत में पंजाबी और मुहाजिर। अब ऐसे घर में अगर हर आदमी का वोट बराबर वाला कायदा बन जाता तो कुर्सी सीधे बंगालियों के पास जाती, और जिनके हाथ में ताकत थी वो जिस डाल पर बैठे थे उसे क्यों काटते। बस इसीलिए पाकिस्तान में कायदा बना ही नहीं। साल 1950 में प्रधानमंत्री लियाकत अली खान एक खाका लाए। बंगालियों ने ठुकरा दिया, क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा आबादी वाले पूर्वी हिस्से को पश्चिम के बराबर ही सीट मिल रही थी, आधे मुल्क को आधे से कम हिस्सेदारी। खाका वापस हुआ। अब इससे पहले कि नया बनता, साल 1951 में अक्टूबर में रावलपिंडी के एक जलसे में लियाकत अली खान को गोली मार दी गई। आप सोचिए, नया मुल्क था, 4 साल का था और अपना पहला प्रधानमंत्री खो दिया। मारने वाले का मकसद आज तक साफ नहीं हुआ, वैसे ही जैसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल समझ ही नहीं आया। लेकिन 1954 में हद हो गई। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने पूरी संविधान सभा को भंग कर दिया, यानी जो लोग मुल्क का कायदा लिख रहे थे उनको घर भेज दिया। सभा के अध्यक्ष उस दौर में तमीजुद्दीन खान अदालत गए। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जनरल गलत है, सभा बहाल हो। मामला ऊपर पहुंचा तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने गवर्नर जनरल के पक्ष में फैसला सुना दिया और चीफ जस्टिस मुनीर ने अपने फैसले में वो लाइन लिख दी जो आगे चलकर पाकिस्तान के इतिहास की सबसे महंगी लाइन साबित हुई, जिसमें लिखा था जरूरत का कानून। मतलब ये कि हालात की जरूरत हो तो कायदा तोड़ना भी जायज है। और बस यहीं से वो शुरुआत हुई जिसको आगे पाकिस्तान के तमाम जनरल्स ने भुनाया। तमाम जनरल्स ने यही लाइन हर बार हर फौजी कब्जे का बना बनाया बहाना थी। आगे
पाकिस्तान के मुस्तकबिल में जब जब कोई जनरल कुर्सी पर चढ़ा, अदालत ने यही लाइन दोहराकर उस पर मुहर लगा दी। मतलब आप समझिए कि चौकीदार ने चोरी की और मुंसिफ ने कह दिया कि ठीक तो है, वक्त की मांग थी, जरूरत था। और फिर आप जानते हैं पाकिस्तान क्या हो गया। खैर, 1956 में आजादी के 9 साल बाद पाकिस्तान का पहला संविधान बना, पर उसकी उम्र कितनी निकली वो आपको बताते हैं, क्योंकि यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय कर रहा था। क्योंकि पाकिस्तान में फौज मालिक बन रही थी, भारत में नहीं। और ये सवाल आपके मन में आना चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो 24 घंटे के अंदर आजाद हुए 47 में, उसमें एक मुल्क में फौज मालिक क्यों बन गई और एक मुल्क में संविधान क्यों शुरू हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये समझिएगा। इसका जवाब है डर। पाकिस्तान में डर ने फौज को मोटा कर दिया। अंग्रेजों की एक पुरानी थ्योरी थी और उसी पुरानी थ्योरी ने उसे एक तरफा बनाया। अमेरिकी डॉलर ने बिगाड़ा और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जरूरत के हिसाब से कानून में गलत चीजें भी जायज होती हैं। और फिर आप देखिए, बंटवारे में पाकिस्तान को 4 लाख फौजी में से 1 लाख फौजी मिले थे। उसके सामने वो हिंदुस्तान था जिसके पास 3 गुना बड़ी फौज थी। और पहली लड़ाई में कश्मीर में पाकिस्तान को भारतीय फौज ने हैसियत दिखाई थी और यही डर एक बड़ी वजह बना जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने मुल्क को ग्रो करने की जगह पर अपनी फौज को ताकतवर बनाना शुरू किया। इसी डर में 1947 से लेकर 1959 तक पूरे 12 साल आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने अपने पूरे बजट का आधा बजट सिर्फ फौज पर लौटा दिया। अब आप सोचिए, एक नया मुल्क आजाद हुआ है, वो क्या करता है? कॉलेज बनाएगा, यूनिवर्सिटी बनाएगा, हॉस्पिटल खोलेगा, पढ़ाने लिखाने सोचेगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं। पाकिस्तान ने अपना आधा बजट फौज पर लुटा दिया। जिस घर की आधी पगार पहरेदारी में जाए, उस घर में बच्चों की पढ़ाई और दवा के लिए क्या बचेगा? स्कूल का पैसा वर्दी में गया, अस्पताल का पैसा बंदूक में, घर में चूल्हा ठंडा और पहरेदार यानी फौजी मोटे होते गए। और ये फौज थी किसकी? यहां भी अंग्रेजों की चाल समझिए। अंग्रेज मानते थे कि हिंदुस्तान में कुछ कौम लड़ाका है और बाकी नहीं है, और भर्ती उन्हीं लड़ाका कौम से करते थे जिनमें पंजाब के मुसलमान और सरहदी सूबे के पठान सबसे ऊपर थे। अब इसका नतीजा यह निकला कि 1947 यानी 1947 में पाकिस्तान की फौज में 72% पंजाबी थे और बाकी में बड़ी गिनती पठानों की। जबकि आबादी में पंजाबियों की बात करेंगे तो वो पाकिस्तानी कुल आबादी केवल 25% थे। यानी फौज पूरे मुल्क की नहीं, एक सूबे की जागीर थी। और बाकी आधा मुल्क जो बंगाली थे, 55% बंगाली पाकिस्तान की आजादी के वक्त पाकिस्तान में थे, लेकिन वो बंगाली आपको फौज में ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो जब ये फौज ताकतवर हुई तो असल में पूरा पाकिस्तान ताकतवर नहीं हुआ, पाकिस्तान का पंजाब सूबा ताकतवर हुआ और बाकी मुल्क उसकी मुट्ठी में आ गया। और अगर आपको अभी भी यकीन ना हो तो आप पाकिस्तान जो गए हैं, जो जानते हैं, या यूट्यूब पर देख लीजिए। आप पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की शक्ल, लाहौर की सड़कें और बाकी पाकिस्तान के सारे शहरों की सड़कें या डेवलपमेंट देख लीजिए, आपको दिन और रात का अंतर आ जाएगा। लाहौर और कराची का अंतर देख लीजिए, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिफरेंस दिख जाएगा। खैर फिर आ गया साल 1958। संविधान बने 2 साल हुआ था, पहला आम चुनाव होने वाला था। जनरल अयूब ने रातों रात कुर्सी पलट दी। संविधान रद्द, नेता जेल में, चुनाव रद्द। पाकिस्तान की जनता ने अपना पहला वोट डालने से पहले पहला तख्ता पलट देख लिया। और फिर अदालत जब मामला गया तो आप याद कीजिए, अदालत ने फिर वही कहा, जरूरत का कानून, गलत को सही साबित करने वाला कानून। और फिर पहरेदार मालिक बन गया। घर वालों की अर्जी मुंसिफ ने खारिज कर दी। अब आप कहेंगे कि शुभांकर यार, शुरू में आपने कहा था कि पाकिस्तान दशकों तक हिंदुस्तान से 1947 में आजादी के बाद बेहतर चला, और फिर पाकिस्तान के सारे हालात आप बता रहे हो जो पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और तो और जनरल अयूब का फौजी राज आ गया। अब फौजी राज में तरक्की तो मुल्क में होती नहीं। तो अगर यह सवाल आपके मन में आया है तो गुरु कहानी आप बहुत बढ़िया से देख रहे हो, बहुत बढ़िया से देख रहे हो। और इस कहानी में इस सवाल का जवाब ही पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान की तरक्की अपने टैलेंट पे नहीं हुई थी आजादी के बाद। सच है कि 1947 के बाद पाकिस्तान की रफ्तार तेज हुई, उनके लोग ज्यादा पैसा कमाए, ज्यादा तरक्की कर रहे थे, उनके यहां बिजली पानी ज्यादा आई, लेकिन वो टैलेंट पे नहीं, खैरात पे थी। क्योंकि दुनिया उस वक्त कोल्ड वॉर में थी। अमेरिका
रूस के खिलाफ एक ठिकाना ढूंढ रहा था और पाकिस्तान तो तैयार रहता है कि मालिक, यू पे मी मोर मनी, आई विल गिव यू एवरीथिंग। बीट चाइना, रशिया, अमेरिका, उन्हें घंटा फर्क पड़ता है। पाकिस्तान ने अपना कंधा अमेरिका को किराए पर दे दिया। बस फिर क्या था, अमेरिका को पैसे से क्या फर्क पड़ता, वी हैव मनी, मनी फॉलोज माय ब्रदर। अमेरिका ने डॉलर बरसा दिया। जनरल अयूब के दौर में अरबों डॉलर की अमेरिकी मदद आई और गाड़ी दौड़ी। इसके बाद 80 के दशक में अफगानिस्तान में रशिया घुसा तो जनरल जिया ने कहा ब्रदर मनी, और रशिया ने कहा मनी फॉलोज ब्रदर, यू गिव मी योर रिस्पेक्ट, आई विल गिव यू मनी। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। समटाइम आई फील, मतलब आई शुड नॉट से दिस, but Pakistan is like a prostitute. You pay me more, you will have me. जनरल अयूब के दौर में अगर आप देखेंगे तो डॉलर अमेरिका ने बरसाए। 80 के दशक में अफगानिस्तान में जब रूस घुसा तो जनरल जिया को डॉलर रूस ने दिया, और बाद में चाइना, अब चाइना चल रहा है। मनी फॉलोज ब्रदर, फादर बदल सकते हैं। 1911 के बाद मुशर्रफ के दौर में भी डॉलर बरसा जबरदस्त तरीके से, और तीनों बार पाकिस्तान को जब पैसा मिला तो कुर्सी पर जनरल बैठा था। अमेरिकी मदद ने फौज की कुर्सी को मजबूत किया, और जब जब अमेरिका काम निकला तो वो जो मदद थी वो बंद कर दी गई, नल बंद कर दिया गया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया गया। और अगर आज पाकिस्तान के हाल बर्बाद हैं, वो जो कठिन कड़े गंदे शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया, तो उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि वहां के फौज ने तुरंत वाला फायदा देखा, आवाम का फायदा नहीं देखा, अपना कमाई कर लिया। इसीलिए पाकिस्तान के जितने बड़े फौजी हैं वो सब विदेशों में वेल सेटल्ड रहे, लेकिन आवाम वो परेशान हो गई। घर के अंदर पाकिस्तान के जनरलों ने कमाई का इंजन नहीं बनाया। हमारी कहानी उल्टी थी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान कछुए खरगोश की तरह थे। खरगोश को बाहर से डॉलर मिला, वो भाग गया। हिंदुस्तान के पास डॉलर नहीं था। हमने धीरे धीरे कमाया, लेकिन अपना कमाया। उस जमाने में 3.5% वाली सुस्त रफ्तार का दुनिया मजाक उड़ा रही थी, लेकिन वो सुस्त इंजन अपना था, किराए का नहीं था। और जब 1991 में हमने अपने दरवाजे खोले तो वो इंजन ऐसा दौड़ा कि गुरु पूरी कहानी पलट गई। पूरी कहानी पलट गई। मनी ऐसा फॉलो हुआ कि आज हिंदुस्तान पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर है। खैर, जनरल अयूब 11 साल राज करके चले गए। कुर्सी अगले जनरल याहा साहब को दमाए। फिर 1977 में जनरल जियाउल हक ने चुनी हुई सरकार गिराई, 11 साल तक राज किया। जनरल जिया, जिनके बारे में आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को अदालत से फांसी दिलवा दी थी, उनकी पैंट तक चेक कर दी थी कि मुसलमान है या नहीं है। बड़ी दर्दनाक कहानियां रही पाकिस्तान की। फिर साल 1999 में जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने तो उनको बेवकूफ़ बनाकर हिंदुस्तान की पीठ में करगिल का खंजर जो था वो मुशर्रफ ने ठोका, और फिर मुशर्रफ 9 साल तक राज किया। अब आप कल्पना करके देखिए, पाकिस्तान के 76 सालों में 33 साल फौज रही, और बाकी जो साल रहे वहां पर यह माना जाता है कि कुर्सी पर कोई बैठा हो, डोर रावलपिंडी के फौजी मुख्यालय से हिलती है। मतलब पाकिस्तान के मुस्तकबिल का हाल अगर आपको बदहाली समझना है तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान के आजादी के बाद से आज तक के इतिहास में एक प्रधानमंत्री नहीं है जो 5 साल आराम से काट पाया। एक प्रधानमंत्री इमरान खान, हमको लगा था शायद कट जाएंगे, तो वो भी फौज के बारे में बोलने लगे, और फिर उसका क्या हाल हुआ सारी दुनिया जानती है। सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान के साथ क्या क्या जुल्म नहीं ढाए गए, और इमरान खान को किस तरह से पाकिस्तान के अंदर फौज प्रताड़ित कर रही है, क्योंकि वो अमेरिका और फौज के खिलाफ आंखें दिखा रहे थे। ये पाकिस्तान की कहानी है। आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान में परमाणु बम का बटन भी चुनी हुई सरकार के पास नहीं है। और पाकिस्तान की बर्बादी को और समझने के लिए एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारोबारी घराना कौन सा है? कोई सेठ, टाटा बिरला जैसा कोई खानदान बड़ा? नहीं साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है फौजी फाउंडेशन। फौज की अपनी कंपनी, करीब 6 अरब डॉलर की। और धंधा जानते क्या है? पाकिस्तान की फौज कॉर्नफ्लेक्स बनाती है।
पाकिस्तान की फौज सीमेंट बनाती है, पाकिस्तान की फौज खाद बेचती है, उनके बैंक हैं, बिजली से लेकर जमीन जायदाद बेचती है। यानी पाकिस्तान के अंदर हर वो धंधा जो मुनाफे का है वो फौज से जुड़ा है। कमाल है ना। और ये अकेली नहीं है, नौसेना का अपना अलग ट्रस्ट है, वायुसेना का अलग, फौज का एक और अलग। और अब इसका कद समझिए, हमारा अकेला टाटा ग्रुप एक साल में इनसे 25 गुना से ज्यादा कारोबार करता है। और बाजार में टाटा की कंपनियों की कीमत जोड़ेंगे तो पाकिस्तान के इन कंपनियों से 60 गुना ज्यादा ऊपर बैठती है। यानी उनके पूरे मुल्क का सबसे बड़ा कारोबार हमारे एक सेंट के आगे बौना है। तो सवाल यह है कि फिर मालिक बनकर पाकिस्तान में फौज ने किया क्या? घर की ही जमीन पर दुकान खोली। आज पाकिस्तान की फौज लड़ती कम है, कमाती ज्यादा है। और शायद उसी कमाई का वो जो मेडल लगाते हैं वो दिखाई पड़ता है। वहां फौज के पास मुल्क नहीं है, मुल्क के पास फौज है। ये बड़ी बात है और यही शायद उनकी बर्बादी की वजह है, जैसे शायद आम पाकिस्तानी समझने लगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई साहब, पाकिस्तान का हाल बदहाल क्यों हुआ? ये तो आपने बता दिया। हिंदुस्तान की फौज ऐसी ताकतवर क्यों नहीं बनी कि वो तख्ता पलट कर ले? तो आइए ईमानदारी से अपना गिरबान भी देखते हैं, क्योंकि हमारे यहां का जवाब किस्मत नहीं है, बनावट है। हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान में कुल आबादी का जो 25% हिस्सा पंजाब है, उससे 70% फौज है। उनके यहां आजादी के बाद बंगाल, जैसे हमने बताया, 55% आबादी थी बंगालियों की, लेकिन फौज में नहीं थे। लेकिन हिंदुस्तान की फौज में हर सूबे, हर जबान, हर मजहब के लोग हैं। कोई एक कौम फौज को अपनी जागीर नहीं बना पाई। हमारे नेताओं ने पहले दिन से फौज को सरकार के नीचे रखा। हमारी जो अदालत थी उसने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तरह फौज के नियम तोड़ने पर यह नहीं कहा कि जरूरत के हिसाब से नियम बदले आ सकते हैं, कानून को बदला सकता है। हमारा पूरा दामन जो था वो पाक साफ रहा फौज को लेकर। हां, यह सच है कि हमारा भी पूरा दामन पाक साफ नहीं रहा, यह सच है। और मैं इसको स्वीकार करता हूं कि 1975 से लेकर 1977 तक हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई। बिल्कुल सच बात है, इमरजेंसी लगी, अखबारों पर ताले पड़े, विरोधी जेल गए। वो 2 साल हिंदुस्तान के लोकतंत्र के काले अध्याय थे। लेकिन अगर आप फर्क देखेंगे तो 2 साल बाद जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी की सरकार को जनता ने उखाड़ कर फेंका, इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा, इंदिरा गांधी खुद चुनाव हारी। और भारत के लोकतंत्र ने बताया कि यहां पर अगर पाकिस्तान वाली हरकत करोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। और बड़ी बात यह भी समझिए, फौज उस खेल में कहीं नहीं थी, कहीं नहीं थी। उधर वोट से सरकार कभी नहीं बदली, पाकिस्तान ने बंदूक से बदली गई। और यही 76 सालों का एक बड़ा फर्क है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में। अब एक सवाल कि आजादी के बाद हिंदुस्तान नहीं टूटा लेकिन पाकिस्तान टूट गया। इसका जवाब बड़ा आसान है। 1947 में पाकिस्तान मजहब के नाम से बना था और साल 1971 में जबान और इंसाफ के नाम से टूटा। और इस कहानी की शुरुआत खुद जिन्ना ने की थी। जिन्ना का फैसला, जिन्ना का मानना था कि मुल्क एक है तो जबान भी एक होनी चाहिए। और यही सबसे पहली गलती थी जो पाकिस्तान ने की, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मुल्क टूटा। क्योंकि जिन्ना को लगता था कि पाकिस्तान की जबान उर्दू होनी चाहिए। सोच ठीक है कि एक देश एक जबान, लेकिन पेच ये था कि उर्दू पाकिस्तान ने बोलता कौन था? मुट्ठी भर मुहाजिर जो हिंदुस्तान से गए थे, क्योंकि उर्दू तो हिंदुस्तान की जबान रही है। पाकिस्तान की असली आबादी तो 55% बंगाली थे और बंगाली अपनी जबान पर जान छिड़कते थे। अब जिसके घर में टैगोर गाए जाते हो, नजरुल पढ़े जाते हो, उसके घर में आप कह रहे हो केवल उर्दू बोलोगे, कहां चलेगा बाबू? साल 1948 में जिन्ना खुद ढाका गए और भरे जुलसे में ऐलान किया पाकिस्तान की सरकारी जबान सिर्फ उर्दू होगी, सिर्फ और सिर्फ उर्दू। उनके सामने बैठे बंगाली छात्रों ने उस दौर में विरोध किया था। जिन्ना के मुंह पर, नए नवेले मुल्क में मुल्क बनाने वाले के मुंह पर ना कहना पहली दरार थी। फिर जिन्ना मर गए, कोई ऐसा व्यक्ति आया नहीं जिसकी स्वीकार्यता इतनी बड़ी हो। और इसी वजह से 21 फरवरी 1952 के दिन इस कहानी का सबसे भारी दिन आया। ढाका में छात्र सड़क पर उतरे। मांग इतनी थी कि बांग्ला को भी सरकारी जबान मानो। सरकार ने जल्द से जुलूस पर रोक लगाई। छात्र निकले, पुलिस ने गोली चला दी, कई छात्र मारे गए। अपनी मां बोली के लिए जान देने वाले शायद दुनिया के पहले शहीद थे। अब आप सोचिए,
मुल्क बने 5 साल नहीं हुआ था और सरकार अपने ही बच्चों पर गोली चलवा रही थी क्योंकि वो अपनी जबान में पढ़ना चाहते थे। बंगालियों ने इसके बाद वो तारीख कभी नहीं भुलाई और आगे चलकर पूरी दुनिया ने याद रखी। आज जो 21 फरवरी को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, वो इन्हीं ढाका के शहीदों की याद में है। दबाव में सरकार ने 1956 में बांग्ला को दूसरी सरकारी जबान तो माना, लेकिन तब तक दिल टूट चुका था, दरार पड़ चुकी थी और क्योंकि जबान के साथ जेब भी कट रही थी और यह परत अक्सर छूट जाती है। पाकिस्तान की बाहर की कमाई का बड़ा हिस्सा पूर्वी हिस्से को झूठ कमा कर लाता था, लेकिन वो पैसा खर्च होता था पश्चिम में। कारखाने उधर लगे, सड़कें उधर बनी, दफ्तर उधर खुले, कराची बेहतर हो रही थी, लाहौर चमकने लगा था, लेकिन ढाका अंधेरे में था। बंगालियों की जबान पर शिकायत बढ़ रही थी, कमाएं हम उड़ाएं वो, पैसा हमारा मजा उनका। जबान का जख्म, ऊपर से जेब का जख्म, बस इंसाफ की आखिरी उम्मीद बची थी वोट। और दिल पूरा तब टूटा जब बंगालियों ने वोट से अपना हक मांगा और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया गया। साल 1970 में पाकिस्तान में पहली बार सही मायनों में आम चुनाव हुए। हर आदमी को वोट पूरे मुल्क में। नतीजा आया तो पश्चिम वाले हक्के बक्के शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने, जो पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी थी, अकेले दम पर पूरे पाकिस्तान का बहुमत जीत लिया। कायदे से प्रधानमंत्री मुजीब को बनना था, पर पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों और फौज ने साफ कहा, बंगाली को कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। संसद की बैठक नहीं बुलाई गई और जब पूर्वी पाकिस्तान में गुस्सा फूटा तो मार्च 1971 में फौज ने ढाका में वो कहर ढाया जिस इतिहास की सबसे भयानक फौजी कार्रवाई में गिनाता है। बच्चों पर, बुद्धिजीवियों पर, आम लोगों पर, माँ बेटे बच्चे सबको मार दिया गया। आज तक मरने वालों की गिनती पर बहस है। बांग्लादेश 30 लाख कहता है, कुछ जानकार 10-20 लाख मानते हैं, लेकिन इतना सबको पता है कि करीब 1 करोड़ लोग जान बचाकर भागे। और भागे कहां? हिंदुस्तान में। वो हिंदुस्तान जो 1947 तक उनका अपना था, उसी मुल्क में भाग कर आना पड़ा। दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग हुई। 13 दिन में पाकिस्तानी फौज ने हथियार ढाले। वो तस्वीर जहां पर 93,000 पाकिस्तानी फौजी आत्मसमर्पण करते हैं, वो ऐतिहासिक बनी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण और नक्शे पर एक नया मुल्क उभरा, बांग्लादेश। सोचिए कहानी। जो मुल्क ये कहकर बना था कि मजहब एक है तो मुल्क एक होना चाहिए, वो 24 सालों में इसलिए टूटा क्योंकि उसने अपने से आधे से ज्यादा लोगों की जबान, जेब और वोट तीनों कुचल दिया। मजहब ने जोड़ा था, लेकिन जबान और इंसाफ ने तोड़ा, क्योंकि आदमी नमाज हफ्ते में पढ़ता है, जबान हर सांस में बोलता है। और यह सबक सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये हर उस मुल्क का है जो सोचता है किसी एक चीज के नाम पर बाकी सबको दबाया जा सकता है। खैर, अब आते हैं आज के हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हिसाब लगाते हैं। तो पैसे और तरक्की के हर बड़े कांटे पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आज कोई तुलना नहीं, कोई तुलना नहीं है। लेकिन फिर भी 2-3 कांटे ऐसे हैं जहां पर हम भी आईना देखेंगे और पाकिस्तान की बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक के ताजा आंकड़ों में भारत के आदमी की औसत सालाना कमाई $2700 है और पाकिस्तान के $1600, यानी पौने 2 गुना का फर्क। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से पूरे 10 गुना बड़ी हो चुकी है, 10 गुना। हमारी तरक्की गाड़ी 7.5% की रफ्तार से दौड़ रही है, उनकी 3-4 पे हाँफ रही है। बिजली में वो हमसे लंबे समय तक आगे थे, लेकिन आज हिंदुस्तान के लगभग हर घर में बत्ती जलती है। इंटरनेट में तो हम उनसे चर्चा करेंगे ही नहीं, क्योंकि वहां देयर इज नो कंपटीशन। हिंदुस्तान में आज रिक्शे वाला, सब्जी वाला भी यूपीआई से पैसा लेता है। खजाने की बात करें तो हमारी तिजोरी में करीब 700 अरब डॉलर रखे हैं, उनकी तिजोरी में 20, 21, 22 अरब के आसपास, करीब 30 गुने का फर्क है। उनका पूरा साल भर का बाहर से मंगाया सामान हमारी तिजोरी के कोने से निकल जाए, इतना। और कंपनियों, भाई साहब क्या ही बात की जाए, उनके मुल्क में फौज कारोबार करती है। हमारे यहाँ का टाटा जो है वो पाकिस्तान के सारे बिजनेसमैन को मिला ले तो कोई तुलना नहीं है, तो यहां तो बेमानी ही है। हालांकि पूरा पासा पलटा कब, यह भी समझने वाली बात है। साल 2008 तक ज्यादातर वक्त पाकिस्तान हमसे अमीर था। अपने ही घर का एक किस्सा हम भूल जाते हैं। 1991 में हम भी कंगाल थे। खजाने बस 2-3 हफ्ते का सामान मंगाने लायक बचा था डॉलर, और हमें अपना 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा, जिसमें 47 टन तो चुपचाप जहाज से भरकर लंदन भेजा गया। मुल्क का सोना गिरवी हुआ। बड़ी बेइज्जती थी, वो बड़ी बेइज्जती थी। पर फर्क देखिए, हम IMF के दरवाजे पर गए तो कान पकड़ कर लौटे।
हमने लाइसेंस राज का ताला तोड़ा, दरवाजे खोले, अपने सेठों नौजवानों कमाने की छूट दी, फिर कर्ज चुकाया, सोना छुड़ाया और फिर कभी कटोरा नहीं उठाया। लेकिन पाकिस्तान 76 साल में 24 बार कटोरा लेकर आईएमएफ के दरवाजे पर गया। 24 साल, यानी हर 3 साल में पाकिस्तान एक बार आईएमएफ के दरवाजे पर जाता है। हमें भी यह ठोकर लगी थी, पाकिस्तान को भी लगी, लेकिन हमने आईएमएफ की मदद को बेइज्जती समझकर सबक लिया और पाकिस्तान ने सादत बना लिया। और इसीलिए आज मजाक उड़ाते ना, उन्हें प्रधानमंत्री खुद कहते हैं शहबाज शरीफ, कि जिसको फोन लगाते हैं वो कहता है पैसा मांगने आए होंगे। और ये सच है, ये जो पाकिस्तान को भिखारिस्तान कहा गया वो उसकी वजह यही थी। अब पाकिस्तान की आज की हालत की बात करते हैं। 2022-23 में महंगाई 20% के पार नाच रही थी। आटे की लाइन में भगदड़ खबरें आई, बंदरगाह पर जहाज खड़े थे क्योंकि खजाने में उनका सामान छुड़ाने लायक डॉलर नहीं था। कमाई का इंजन ऐसा बैठा है कि मुल्क की आमदनी का करीब 10% वो पैसा है जो परदेश में बैठे पाकिस्तानी घर भेजते हैं। हमारे यहाँ पे ये 4% से कम है, यानी उनका घर बाहर वालों की पगार पर चल रहा है। और आने वाले कल की तस्वीर तो और खतरनाक है। पाकिस्तानी औरत औसतन 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करती है, हिंदुस्तानी 2, यानी उधर मुंह बढ़ रहे हैं, निवाले नहीं बढ़ रहे। और नौजवान हर साल 7 से 8 लाख पाकिस्तानी बोरिया बिस्तर बांधकर पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। और जो पासपोर्ट लेकर पाकिस्तानी निकलते हैं वो दुनिया का चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट, क्योंकि उसके नीचे सीरिया, इराक, अफगानिस्तान। हालांकि एक दूसरा पहलू भी है, गरीबी की सबसे नीचे वाली रेखा, यानी जो इंसान दिन का 1.5-2 रुपया भी नहीं कमा पाता, वहां लंबे समय तक हमारी हालत पाकिस्तान से खराब रही है। और आज भी हिंदुस्तान में कई लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो उस रेखा के आसपास जी रहे। ये सच है कि 1991 में हमने चरम गरीबी जिस रफ्तार से घटाई वो दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी में गिनी जाती है। लेकिन यह भी सच है कि काम अधूरा है। रोजगार के मोर्चे पर पुराने दशकों में पाकिस्तान अक्सर हमसे बेहतर था। हमारे यहाँ आज भी नौजवान पढ़े लिखे जो हैं वो बेरोजगारी को लेकर परेशान हैं। एक तराजू ऐसा है हालांकि जहां पर पाकिस्तान हमसे बेहतर है, और ये आपको शॉक कर सकता है। हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जहां किसी भी चीज को लेकर तुलना नहीं की जा सकती, वहां पर संसद में औरतों की गिनती में पाकिस्तान हमसे बेहतर है। क्योंकि पाकिस्तान में संसद में 20% औरतें हैं और हमारे यहाँ 15% के आसपास। हाँ, पूरी बात यह है कि उनकी गिनती में बड़ा हिस्सा रिजर्व्ड, यानी बिना चुनाव लड़े मिली सीटों का भी है। इधर भारत ने 2023 में कानून पास किया है कि आगे संसद की हर तीसरी कुर्सी औरत की होगी। लागू होना बाकी है, पर आज की तारीख में पाकिस्तान में संसद में औरतें ज्यादा हैं और ये लाइन हमें परेशान करनी चाहिए। तो कहानी हम जीत गए कि नहीं, कहानी ये है कि 50 साल की बराबर दौड़ पिछले 25 साल में एक तरफा हुई है और उसकी जड़ें दो हैं। उधर फौज मालिक बन गई, इधर हमने 91 में जब दरवाजे खोले तो हम बेहतर होते चले गए। जिस मुल्क में फौज मालिक बन जाए वहां कारखाने नहीं लगते, बाहर का पैसा नहीं आता, कायदा नहीं टिकता और नौजवान अक्सर अपना मुल्क छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। पर एक सवाल अभी भी लटका है, वही सवाल जो आज हर आम हिंदुस्तानी के मन में है। जश्न आजादी के मौके पर यह सवाल हमारे मन में भी आता है हर साल कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होते तो कैसा देश होता, हम कहां। अब यह कल्पना वाला सवाल है और कल्पना में हर जानकार का अपना रंग होता है, तो हर बात को शायद की छलनी से छान कर देखेगा। तो सबसे पहली चीज तो यह होती कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होते तो ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सरहद होती और ना सरहद के चलते 4 युद्ध होते, ना कश्मीर का झगड़ा होता, क्योंकि जिस झगड़े की जड़ ही बंटवारा है वो बिना बंटवारे के उगता कहां से। जो लाखों करोड़ दोनों मुल्कों ने 76 साल में टैंक, तोप, मिसाइल पर फूंका है, उसका एक बड़ा हिस्सा शायद स्कूल की छत, अस्पताल के बिस्तर में लग जाता। और क्रिकेट, आय हाय हाय हाय, हिंदुस्तान पाकिस्तान की कल्पना करने वाले क्रिकेट को लेकर तो बह जाते हैं। हमारे बल्लेबाज, उनके गेंदबाज सचिन और अकरम एक टीम में खेलते, गांगुली, वकार, यूनिस एक टीम में खेलते, द्रविड़ और रजाक एक टीम में होते, सहवाग और अख्तर एक टीम में होते, और ऐसी टीम होती तो रुकता कौन। हॉकी में तो वैसे ही हम दुनिया भर में बादशाह रहे, मिलकर शायद वो बादशाहत आज तक चलती। बॉलीवुड का बाजार कराची से चटगांव तक फैला होता, नुसरत फतेह अली खां हमारे होते, मेहंदी हसन के गज़लें घर घर की बात होती, आतिफ असलम को वीज़ा की वजह से हिंदुस्तान में गाना नहीं रोकना पड़ता। और कारोबार की नज़र से देखें तो बात और बड़ी है, करीब 1.25 अरब लोग का एक बाजार होता, एक ज़बान समझने वाले, खाने पीने वाले। चीन के सामने ऐसा अनबटा हिंदुस्तान, आप सोचो, आबादी में, फौज में, बाजार में, आय हाय।
हर तराजू पर कहीं ज्यादा तनकर खड़ा होता। अब इस एक बात पर ज्यादातर जानकार एक सुर में बोलते हैं। और एक और बात जो सबसे बड़ी बात है, गांधी जी की हत्या नहीं होती, क्योंकि गांधी जी की हत्या के पीछे पाकिस्तान का बंटवारा 55 करोड़ रुपए का बहाना था। 30 जनवरी 1948, अगर वो बंटवारा नहीं होता तो शायद गांधी जी कुछ और उम्र जीते, अपनी पूरी उम्र जी कर जाते। लेकिन कल्पना कड़वा पहलू, क्योंकि सपने में भी ईमानदारी जरूरी है। एक सच ये भी है कि उस अनबटे हिंदुस्तान में हर तीसरा आदमी मुसलमान होता, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क भारत होता। कई इतिहासकार मानते हैं कि शायद तब रोज हिंदू मुसलमान वाली सियासत होती, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को किनारे करके सियासत चल ही नहीं सकती। कुछ जानकार उल्टा मानते हैं, अंग्रेजों के आखिरी दौर में दोनों तरफ जो जहर घुला था वो बंटवारे के बिना भी दंगों की शक्ल में बरसों निकलता रहता। यानी एक बड़ा जख्म बचता पर हजारों छोटे जख्म होते। बाहर की दुनिया भी आसान नहीं होती। अफगानिस्तान सीधा हमारा पड़ोसी होता और ठंडी जंग के दौर में अमेरिका और रूस की खिंचातान की रस्सी हमारे आंगन से गुजरती। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि तब तक शायद अफगानिस्तान में लड़ाकों की वो फसल ना बोई जाती जिन्हें आगे चलकर पूरी दुनिया को जलाया। पर यह सारी कहानी अगर मगर शायद में है, और यही शायद इसकी पूरी बात को हल्का कर देती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों को आज देखिए तो गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की तस्वीरें तीनों जगह हैरान करने वाली हैं, एक ही जैसी हैं। यानी मुल्क एक होता या तीन, ऊपर की कुर्सियों पर चेहरे बदल जाते, लेकिन शायद नीचे आम आदमी की थाली में बहुत फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो ये कल्पना हमें रोमांचित कर रही थी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक होते, अखंड भारत होता तो कैसा भारत होता, आम आदमी के दृष्टिकोण से शायद बहुत कुछ नहीं बदलता। एक कड़वा सच है जिसे हमें आपको मानना पड़ेगा। खैर, 76 साल का निचोड़ क्या है? तो निचोड़ यह है कि साल 1947 में दो भाई घर से निकले, एक ने कायदे की राह पकड़ी, दूसरे लाठी। आज कायदे वाला आगे खड़ा है, लाठी वाला कर्ज के कटोरे के साथ। लेकिन इस कहानी का सबसे कड़वा सच अभी बाकी है। वो तीसरा भाई बांग्लादेश, जिसे 1971 में भूखा, नंगा और बोझ कहकर हिसाब से बाहर कर दिया गया था, आज उस बांग्लादेश के आदमी की जेब में पाकिस्तान के आदमी से लगभग 1.25 गुना पैसा है। हाँ जी, बांग्लादेश जिसे बोझ कहा गया था, आज अपने पुराने मालिक से अमीर है, और कोई जादू करके नहीं, सुई धागे से। कपड़े की फैक्ट्री लगाई, अपनी बेटियों काम पर भेजा, और उन फैक्ट्रियों में लाखों औरतें कमाती हैं और दुनिया भर के ब्रांड के कपड़े ढाका में से ले आते हैं। फौज पर उसने अपनी कभी आधी पगार नहीं लुटाई। हालांकि सच ये है कि तख्ता पलट उस मुल्क ने भी देखी, फौजी राज वहां भी आया, पर आखिर में उस मुल्क ने बंदूक की जगह सुई को धंधा बनाया, और यही फैसला उसे अपने मालिक से आगे ले गया। तो कहानी का सबक क्या है? सबक यह है कि मुल्क मज़हब से नहीं बनते, लाठी से नहीं चलते, खैरात से नहीं पलते, मुल्क कायदे से चलते हैं, कारखानों से पलते हैं और वोट से संभलते हैं। और आखिरी बात सबसे ध्यान से, देश बंटता या ना बंटता, कुर्सी इसे मिलती या उसे मिलती, जो अमीर थे वो हर सूरत में अमीर रहते, और जो गरीब थे वो आज तीनों मुल्कों में गरीब हैं, सरहद के इस पार भी, इस पार भी और तीसरी पार भी। इसलिए सवाल हमेशा कुर्सी से पूछिए, झंडे से नहीं। हो सकता है आज से 70-80 सालों बाद कोई और हमारी तरह बैठकर ये हिसाब लगा रहा हो, जब हम और आप दोनों नहीं हो, कि 150 मुल्कों में 200 सालों में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहाँ पहुंचे। तब कौन आगे होगा, कौन पीछे, ये वक्त बताएगा। लेकिन सवाल क्या, उस दौर में आम आदमी का मुस्तकबिल बदल जाएगा। जश्न आज़ादी मुबारक हो। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो लोग भी ये वीडियो देख रहे थे, इस वीडियो कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कौन से फैक्ट आपको हैरान कर गया, कौन सी कहानी आपको पता नहीं थी, बताइएगा। बाकी आपको अपना मुल्क मुबारक, हमें अपना। हिंदुस्तान जिंदाबाद।